नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया है। आज हम नए वंश की शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। एक शब्द आएगा क्रांति, इसको ध्यान से सुनना। पहले क्रांति का मतलब पता होना चाहिए। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कुछ परिवर्तन आना, जो परिवर्तन पहले कभी देखे नहीं गए। अचानक कुछ परिवर्तन आ जाना, क्रांति उसके लिए क्रांति शब्द कहलाता है। परिवर्तनों की कोई अचानक बहुत सारे परिवर्तन आ जाना, वो क्रांति कहलाती है। ठीक है, तो क्रांति से खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए खिलजी वंश का जो संस्थापक है, इसका नाम है फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी। कई जगह जलालुद्दीन खिलजी शब्द मिलता है, तो फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी है या फिरोज शाह खिलजी है, बात एक ही है, बस अंत में खिलजी आना चाहिए। तो समझा ने फैलाए खिलजी वंश के संस्थापक था। इसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी, और अंतिम जो शासक था खिलजी वंश का वो था मुबारक खिलजी। ठीक है, और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? आप सभी जानते हैं उसको, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये था। अब देखते खिलजी कौन है। देखो खिलजी जो है ये अफगानिस्तान के लोग थे। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम था खिलजी। जगह का नाम क्या था? खिलजी। वहां जो कबीला रहता था उनको खिलजी माना जाता है। उस जगह के नाम पर खिलजी नाम पड़ गया। यहाँ से जो लोग थे वो कहा इंडिया है। किसके काल में आए थे? गौरी के काल में। गौरी ने भारत का आक्रमण किया था, उस दरमियान ही खिलजी भारत आए थे। मैंने जब गौरी पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि एक बख्तियार खिलजी नामक एक गुलाम था गौरी का। उसने पटना बंगाल को जीत लिया था, बिहार बंगाल को जीत लिया था। तो गौरी के टाइम पर क्या है, भारत आए थे खिलजी लोग। अब जो खिलजी थे ये क्या थे? ये तुर्क थे, लेकिन तुर्कों की निम्न शाखा थी। क्या थी? तुर्कों की एक शाखा थी। प्योर रूप से तुर्क नहीं माने जाते इनको, तुर्कों की एक शाखा मान सकते हैं इनको। प्योर तुर्क नहीं थी, अफगान थे। कुछ लोग इनको क्या मानते हैं? अफगानिस्तान में होने के कारण इनको अफगान स्वीकार करते हैं। इसी अफगान होने के कारण दिल्ली की जनता ने इनको शासक एक्सेप्ट नहीं किया था। कई दिनों तक ये जब राजा बना था तब ये दिल्ली नहीं आया था जनता के खौफ से, क्योंकि अफगान तुर्क ना होने के कारण दिल्ली की जनता ने अपना शासक स्वीकार नहीं किया था। तो ठीक है, ये इस बात समझ में मध्य एशिया की जगह है खिलजी। वहां के जो लोग थे वो खिलजी कहलाए। गौरी के टाइम पर खिलजी भारत आए थे, बख्तियार खिलजी, उसका नाम याद रखना। और ये जो फिरोज शाह खिलजी है ये क्या था? ये बलबन के टाइम पर ही क्या था कि राज की सेवा में आ गया थे। और जो अंतिम गुलाम शासक था, क्या नाम है उसका? तैमूर। इसका क्या था? ये इसका वजीर था, नायक था। उसने क्या किया था? जब जब फिरोज शाह खिलजी ने विद्रोह किया तो इस 2.5 वर्ष का इस शासक को कपड़े में बांधकर नदी में फेंक दिया गया, और इसे किलाखोरी, एक जगह का नाम है किलाखोरी, जो कि टेकुसरो द्वारा बनाई गई थी। टेकुसरो के बाद ये बात देख लेता हूं। केकू का बाद जो शासक था, केकू का बाद, इसके द्वारा एक जगह का नाम, एक बना हुआ किला बनाया गया किलाखोरी में। यहाँ पर अपने आप को क्या बनाया था? शासक बनाया गया। इसमें दिल्ली के मध्य, मतलब दिल्ली से बाहर अपने आप को शासक स्वीकार किया गया था। कैमूर से इसने हत्या कर दी, याद रखना। तो इस प्रकार से ये दिल्ली की सत्ता हथिया गया था। अब देखो
इसे मिटा देता। अब खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के रूप में कैसे जाना जाता है? खिलजी वंश की स्थापना को, खिलजी वंश ने सत्ता या हथियार ली तो इसे इस वंश की स्थापना को, इस वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति, देखो खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति। अब क्रांति शब्द का मतलब समझते, ये समझ जाना कि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे। क्रांति मतलब जो कभी पहले ऐसे परिवर्तन देखे नहीं थे, खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखो इस वंश में क्या हुआ था, खिलजी क्रांति है, ये दो इतिहासकार हैं, उनके नाम याद रखना। एक तो है पीके त्रिपाठी, पीके है पीएस, एक तो त्रिपाठी है, एक हबीब है। आरपी त्रिपाठी दो इतिहासकार है, आरपी त्रिपाठी और मोहम्मद हबीब। इसने इस वंश, इस खिलजी क्रांति की नाम दिया था, खिलजी क्रांति के बारे में हाईलाइट किया था। मतलब अब देखो खिलजी क्रांति कैसे, क्योंकि इस वंश की स्थापना ने ये सिद्ध कर दिया कि जो सत्ता है वो बल से प्राप्त की जा सकती है, बल से प्राप्त की जा सकती है। इसमें उलेमा व अमीरों का कोई रोल नहीं होता। मतलब इस वंश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता जो प्राप्त की थी वो बल से प्राप्त की थी, तो इससे लोगों को पता चला कि बल से भी सत्ता हत्या की जा सकती है। उसमें उलेमाओं और अमीरों की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं है सत्ता के लिए, बल। ठीक है, पहली बार ये देखा गया दिल्ली वंश में। और देखो राजनीति को धर्म से पृथक रखा गया। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, इस वंश ने यह साबित किया। क्योंकि राजनीति जहां पर धर्म आ जाता है वहां पर राजनीति नहीं होती, फिर वहां पर सारा कानून धर्म पे चलता है। अगर राजनीति करनी है तो धर्म को अलग कर दो। और देखो इस वंश ने प्रतिभा का समर्थन किया। प्रतिभा का मतलब कि योग्यता के आधार पर पद बांटे। इसमें क्या है, जो तुर्क कुलीनता थी उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन बलबन में, हाँ बलबन के बारे में हमने पढ़ा था कि बलबन क्या है, जो तुर्क कुलीनता को प्रमोट करता था। वो कहता है कि जब भी मैं निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती है, मेरा हाथ गुस्से में तलवार पे चले जाते हैं, यानी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है छोटे लोगों को देखकर। तो इसने क्या थी, तुर्क कुलीनता की बजाय इसने योग्यता के आधार पर पद बांटा, यानी जो व्यक्ति योग्य है चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही क्यों ना हो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये जो बात है ये सिद्ध होती है। उसने योग्यता के आधार पर क्या बांटे थे, पद बांटे। जैसे कि उसके जो सेनापति थे मलिक काफूर है और भी दो चार और है, उनको क्या किसके आधार पर पद दिया गया था, योग्यता के आधार पर, कुलीनता के आधार पर नहीं, वंश के आधार पर नहीं, वंशानुगत नहीं, कुलीनता ये जो योग्य है उसके आधार पर योग्य है वो पद पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और देखो इस वंश ने यह स्वीकार कर दिया कि जनमत के बिना भी अच्छा शासन चलाया
जा सकता है। अगर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है तो भी अच्छा शासन चलाया जा सकता है। इस वंश ने साबित कर दिया था कि जलालुद्दीन खिलजी था, उसको जनता का सहयोग प्राप्त नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्क सुल्तान कैमूस की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो जनता दिल्ली की जनता ने उसे अपना सुल्तान स्वीकार नहीं किया, फिर भी उसने क्या किया था, बड़ी कुशलता से शासन चलाया। तो इसने ये सिद्ध कर दिया कि जनमत का कोई रोल नहीं है अच्छे शासन में। तो काफी सारे परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहे हैं इसमें। और देखो, और इसमें देखो साम्राज्य विस्तार सबसे इंपॉर्टेंट। खिलजी टाइम पर ही दिल्ली सल्तनत के जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो काफी एक्सटेंड हुई, यानी कि विस्तारित हुई। मोहम्मद गोरी ने जब भारत को जीता था और उस जीतने के बाद अपने गुलामों को भारत सौंप गया, उसके बाद जो गुलामों के इतने भी शासक है उन्होंने किसी ने भी गोरी के साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हीं क्षेत्र को उन्होंने जीता। अगर युद्ध भी किए, जीते भी तो उन्हीं क्षेत्र को जीता जिन्होंने गोरी ने ऑलरेडी जीते थे। तो गुलाम वंश ने कोई एक्सटेंड नहीं किया। बलबन के बारे में हमने देखा कि उसने राज्य का सुदृढ़ीकरण किया, ना कि विस्तारीकरण किया था। तो खिलजी वंश जब आएगा तो इसने क्या, इसका प्रमुख ध्येय क्या होगा, राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा। हम आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कि जो दिल्ली की जो सीमाएं हैं, मतलब राज्य की दिल्ली सल्तनत की सीमाएं हैं, खिलजी साम्राज्य है, वो उत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटक तक फैल जाएगा, यानी कि मदुरई तक, तमिलनाडु तक चला जाएगा। तो काफी सारा पहली प्रथम बार दिल्ली सल्तनत के काल में पहली बार साम्राज्य का विस्तार होगा। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश के जो शासक थे वो या तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं देश की तरफ, या फिर जो 5 शासक आए वो तो बिल्कुल अयोग्य थे, और जो आए उन्होंने क्या क्या किया था, सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया, वो भी जरूरी था बलबन के लिए। तो क्या कि जब बलबन ने सुदृढ़ीकरण कर दिया तो उसकी सुदृढ़ीकरण की नींव पर उन्होंने जब नींव मजबूत कर दी तो खिलजियों ने उसके ऊपर किला बनाना स्टार्ट कर दिया। तो साम्राज्य विस्तार का जो प्रमुख कारण माना जाता है कि बेस जो है बलबन ने तैयार कर दिया था, बैकग्राउंड जो है बलबन ने तैयार कर दिया था, और बलबन के तैयार करने के बाद क्या हुआ, खिलजियों ने उस पर महल बना दिया। एक तरीके से उसका साम्राज्य जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक उसे फैलाने में फायदा नहीं, कि कोई भी अगर फैलाओगे तो कभी भी आपके खिलाफ विद्रोह हो सकते हैं। तो वो काम बलबन ही कर गया था, सुदृढ़ीकरण का था, और विस्तारीकरण का खिलजी साम्राज्य करेंगे, खिलजी शासक करेंगे। ठीक है, साम्राज्य विस्तार हो रहा है, पहली बार परिवर्तन हो रहा है। तो इस सारे कारण क्या है, क्रांति के तो द्योतक के सारे ही कारक क्रांति हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं। और देखो और ये देखो, खिलजियों ने खलीफा से पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। इससे पहले जितने भी सुल्तान थे गुलाम वंश के, इल्तुतमिश है, बलबन है, उन्होंने क्या किया था, खलीफा से अपने पद को स्वीकृत करवाया उन्होंने, ताकि मुस्लिम जगत में उनको मान्यता प्राप्त हो सके। लेकिन खिलजियों ने ऐसी कोई क्या किया था, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। तो बिना खलीफा के स्वीकृति के भी हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया कि साम्राज्य चला सकते हैं। और इसमें जनमत का काफी बड़ा रोल है। यहाँ पर मैंने जनमत के बिना भी अच्छे शासन चलाया जा सकता है, हाँ चलाया जा सकता है, जनता के बिना भी, जनता का समर्थन नहीं है तो। लेकिन एक तरफ ये बात आती है कि जनता का जनमत का भी रोल देखने को मिलता है, क्योंकि जनता की खौफ से ही जलालुद्दीन जो खिलजी है वो काफी दिनों तक दिल्ली में नहीं आया। तो इसमें जनता का भी समर्थन जनता का भी रोल देखने को मिलता है। बाद में जनता ने खुद उसे इन्वाइट किया कि चलो दिल्ली का सिंहासन खा लिया, आप आ जाइए संभालिए, लेकिन जनता का उस पर विश्वास नहीं था, समर्थन प्राप्त नहीं था इतना बड़ा।
देखो तो ये सारे परिवर्तन थे जो पहली बार हमें विस्तृत तौर पर देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, ये याद रखना दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। और जो खिलजी क्रांति है ये किसने गढ़ा था ये शब्द, इसकी बात किसने की थी, इन दो इतिहासकारों ने, आर.के. त्रिपाठी और मोहम्मद हकीम ने, ये याद रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, समझ में आया ये क्रांति, ये इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस खिलजी वंश को, ये परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तनों को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे बता देता हूँ मैं। अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं जलालुद्दीन खिलजी की तरफ। देखो जलालुद्दीन खिलजी, इसकी उपाधि थी शाइस्ता खान। शाइस्ता खान इसकी उपाधि थी, ठीक है। इसके अलावा इब्ने सईद, इब्ने सईद, इब्ने सईद इसका मतलब होता है तलवार का पिता, तलवार का बेटा, इसके ऊपर देखो प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो मलिक फिरोज खिलजी कबीले का तुर्क था, मतलब तुर्क कबीले का, वो खिलजी तुर्कों के कबीला का खिलजी, उसका उससे संबंधित है खिलजी। और बात की जाए तो इसकी और देखो जो फिरोज शाह खिलजी था, ये फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये अपने भाई और उसके भाई के पुत्र शिहाबुद्दीन और उसके पुत्र, भाई का नाम क्या था, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, और पुत्र का नाम क्या था, अली गुशास्प, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है, मूल नाम है अली गुशास्प, अली गुशास्प। इसके साथ क्या आया, ये भारत आया, उसने कहा सेवा की तीनों ने, बलबन की सेवा के लिए, यानी उसके दरबार में थे, याद रखो, प्रारंभिक जीवन की बात करें। जलालुद्दीन बलबन के टाइम पर इसे एक पद दिया गया था, सरे जानदार, ये पद दिया गया था बलबन में, सरे जानदार। और ये बाद में क्या बना, ये जो उत्तर पश्चिम सीमा है, उत्तर पश्चिम सीमा का पहरेदार बना है। जब मंगोल आक्रमण हो रहे थे तब इसका उत्तर पश्चिमी सीमा की जिम्मेदारी से सौंपी गई थी, किसको, जलालुद्दीन खिलजी। इसका क्या बने, प्रधान रक्षक बन गया था। क्या हुआ उस टाइम पर, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण के समय, ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी। फिर आगे जाके एक राजा हो रहा है केकूबाबाद,
टीकू बाद में इसको पद दिया आर्य ममालिक, आर्य ममालिक या आर्य ममालिक सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का पद दिया। बाकी चल के एक नया था कैमूस, कैमूस के वजीर बनाया गया, कैमूस के बनाए थे वजीर बनाया गया, इसके प्रारंभिक पद। ठीक है, तो कैमूस को मारकर इसने क्या कर दिया था, खुद इसको हटा कर खुद सुल्तान बन गया। इसका प्रारंभिक परिचय कि ये बलबन की सेवा में आया, अपने भाई सिहाबुद्दीन और उसके बेटे अली गुस्साचार बलबन की सेवा में आया। बलबन ने सरे जानदार का पद दिया। उसके बाद इसे उत्तर पश्चिम सीमा का प्रधान संरक्षक बनाया गया मंगोलों के आक्रमण के दौरान। टिपू बाद ने आर्य ममालिक का पद दिया, कैमूस ने वजीर बना दिया कैमूर का। कैमूस तो छोटा सा रहेगा, उसका 10 टाइम उसका वजीर बना दिया, लेकिन इसे गद्दारी करके बल का प्रयोग करके इसको मार के खुद सुल्तान बन गया। ठीक है, इसका प्रारंभिक परिचय आगे देखो। देखो ये 70 वर्ष की अवस्था में क्या बना था, सुल्तान बना। तो अपनी अवस्था के कारण इसके विचार भी वैसे ही थे, वृद्ध था तो इसके विचार भी वृद्धों की तरह थे। कैसे थे देखो, बर्नी क्या कहता है, इतिहासकार बर्नी क्या कहता है कि यह चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, यह चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति विश्वास करता था। बर्नी कहता है, ठीक है। इसी कारण इसने क्या किया है, विद्रोही के प्रति, विद्रोही लोग विद्रोही थे, विद्रोही के प्रति अनुचित सहानुभूति, अनुचित दयालुता, दयालुता का प्रदर्शन किया। इसी वजह से, क्योंकि इसके खिलाफ काफी सारे विद्रोह हुए थे और इसने हर बार विद्रोहियों को माफ कर दिया था। ये कहता है कि मैं एक 100 किलो, एक मुसलमान के बदले, एक मुसलमान व्यक्ति के रक्त के बदले 100 किले भी न्यौछावर कर दूंगा। ये रणथंभौर अभियान में कहता है, ये किसी भी मुसलमानों का रक्त बहाने से क्या कहता है, मैं बहाना नहीं चाहता। देखो एक देखिए मलिक छज्जू, कौन था ये मलिक छज्जू? ये क्या थे, कड़ा माणिकपुर का वो था, कड़ा माणिकपुर का इख्तियार था ये, और बलबन का भतीजा था। इसने विद्रोह कर दिया, क्या कर दिया इसने, सुल्तान की पद धारण कर लिया इसने मलिक छज्जू ने, और अपने नाम के सिक्के डालने लगे, अपने नाम के सिक्के स्टार्ट कर दिए इसने, और खुतबा पढ़ाने लगा। खुतबा बताऊं क्या होता है, तो क्या किया इसने, विद्रोह कर दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको परास्त किया युद्ध में, और इसे क्या कर दिया, इसे माफ कर दिया गया जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। मैंने कहा कि यहाँ पे विद्रोही के प्रति इसने अनुचित दयालुता की नीति अपनाई थी, मारता नहीं था, दयालु मतलब छोड़ देता था, माफ कर देता था।
मलिक छज्जू है ऐसे ऐसे। आगे देखो, एक है ताजुद्दीन कुची, एक व्यक्ति ताजुद्दीन कुची, इसके बारे में देखो। ये जो ताजुद्दीन कुची था, ये चालीसा का सदस्य था, ये चालीसा का सदस्य था। जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान करा था, रणथंभौर अभियान के दौरान इसने क्या किया, इसको जलालुद्दीन को मारने की कोशिश की थी इसने, लेकिन जलालुद्दीन ने इसे माफ कर दिया। ठीक है, लेकिन एक अपवाद भी बताया जाता है। एक अपवाद क्या है कि एक फकीर थे, उसका नाम है सीधी मौला। फकीर का नाम है सीधी मौला। इनको इन्होंने माफ नहीं किया, इनको क्या कर दिया, मरवा दिया सीधी मौला जलालुद्दीन खिलजी। ये अपवाद है, याद रखना, अपवाद, ये अपवाद है। इसको तो मरवा दिया, बाकी को माफ कर दिया इसने, एक अपवाद बताया जाता है इसको। ठीक है, तो ये इसकी नीति थी। आगे देखो, इसे नोट डाउन होगा। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या किया, यानी कि राज्य विस्तार स्टार्ट कर देगा, यहीं से स्टार्टिंग करते राज्य विस्तार। देखो, इसने 1290 के अंदर, 1290 में रणथंभौर का अभियान किया था। रणथंभौर का, इसका क्या था, रणथंभौर का अभियान किया था, रणथंभौर का। इस समय यहाँ रणथंभौर के शासक कौन था, राजा हम्बीर। अब क्या हुआ कि रणथंभौर को ये जीत ना सका, मतलब जीत न सका। इस समय इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक मुसलमान सिपाही मतलब एक मुसलमान सिपाही की जान के बदले इसे 10 किले भी नक्शा कर रणथंभौर जैसे। मतलब ये मुसलमानों के रक्त बहाने की नीति में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो ये इसका रणथंभौर अभियान था जो कि असफल रहा। जब रणथंभौर के पहले जब झिझली का किला था उसको जीत लिया था इसने। और देखो, देखो आगे देखो, इसने 1292 में मंडोर को जीता। इसको मंडोर, मंडोर का है जोधपुर में है, राठौड़ों की राजधानी थी। इसकी राठौड़ों की राजधानी याद रखना, मंडोर। अब देखो आगे देखो, मंगोल। उस टाइम पर क्या था, अब्दुल्ला, मंगोल नेता अब्दुल्ला का क्या हुआ था, अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ था, अब्दुल्ला का, पंजाब वाले एरिया में हुआ था।
ये कौन था? ये हलाकू का पुत्र था, हलाकू का पुत्र था। हलाकू मंगोल नेता थे, बहुत खतरनाक था, उसका पुत्र था। जो कहाँ का था? ईरान का, ईरानी शाखा से थे, ईरानी शाखा। ठीक है, इसका आक्रमण हुआ था। और क्या हुआ था कि अब्दुल्ला और जलालुद्दीन की क्या हुई थी? भेंट हुई थी, इसने भेंट की। और क्या है कि बड़ी मात्रा में मंगोल जो थे, मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर, यहाँ लिख देता हूं, मंगोलों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था मंगोलों ने। पहली बार किसके टाइम पे किया था मंगोलों ने इस्लाम धर्म? क्योंकि मंगोल इस्लामिक नहीं थे, याद रखना, मुसलमान नहीं थे वो, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर। और उनको दिल्ली के पास बसा दिया गया, दिल्ली के पास उनको बसा दिया गया। दिल्ली के पास रहने के लिए जमीन दिल्ली के पास बसा दिया गया। ये प्रमुख थे, 1 2 3 हो गए। और देखो आगे, अगला आएगा भिल्सा। भिल्सा क्या है? मालवा। यहाँ पर आक्रमण करने कौन जाएगा? अलाउद्दीन जाएगा, अलाउद्दीन को भेजेगा और भिल्सा को जीत लेगा। कौन? अलाउद्दीन जीत लेगा, याद रखो। भिल्सा के बाद जाएगा देवगिरी। देवगिरी क्या है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, याद रखना। देवगिरी में शासन था उस टाइम पर रामचंद्र का, रामचंद्र देव का। इसको क्या कर लेगा? ये जीत लेगा। और जीतने के बाद अलाउद्दीन यहाँ से काफी सारा सोना धन दौलत लेके आएगा। रुक के यहाँ मारवा से लूट के लाता है वो, और यहाँ से लूट के लाता है। कहाँ से? देवगिरी से। और देवगिरी को वापस तभी सौंपता है जब वो एक क्षेत्र की आय, उस क्षेत्र का नाम है एलिचपुर प्रांत है। इसकी आय प्रति वर्ष दिल्ली भेजने को राजी होता था कौन? रामचंद्र देव। तब उसको वापस से देवगिरी लौटाएगा, देवगिरी से काफी सोना इसको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ तक देवगिरी तक इसने अभियान किए। इसके नेतृत्व किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, बात है 1296 की। कड़ा माणिकपुर में रुका हुआ था, कड़ा माणिकपुर। यहाँ का गवर्नर थे। अभी काफी सारा सोना लूट के आया, और लूटने के बाद जलालुद्दीन खिलजी इसको मिलने गया। अब इससे पता चल गया कि जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है उससे मिलने। तो उसने क्या किया कि अपना एक दूत भेज दिया जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पास कि आप यहीं रुकिए। वही रोक दिया उसको, जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया उसने? बिना सेना के अपने साथ ले आया। किसके शिविर में? जैसे कि मान लो ये उतार लिया ना, यहाँ पर अलाउद्दीन बैठा हुआ है इस बड़ी जगह पर, और यहाँ से कौन? दिल्ली से कौन आ रहा है? जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है। उसको यहीं पर रोक दिया उसने एक दूत के जरिए। अब क्या करेंगे? जलालुद्दीन खिलजी को वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही आने को कहेगा, और वो दूत क्या करता है? तो 2-3 लोगों के साथ ही अलाउद्दीन के शिविर में ले आता है। तो अलाउद्दीन क्या करता है? पूरी योजना के साथ जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन की हत्या कर देता है धोखे से। किससे? धोखे से। ठीक है, तो मतलब कि इससे मैंने कहा पहले बताया कि बल के जरिए
सत्ता प्राप्त करने का युग स्टार्ट हुआ था। सत्ता प्राप्त करने की शुरुआत की थी। तो जलालुद्दीन ने बल के प्रयोग प्राप्त की थी, जलालुद्दीन ने भी, और अलाउद्दीन ने किसके जरिए बल के प्रयोग, इसको मारकर, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको मारकर खुद सुल्तान बन जाएगा। और जो बड़े बड़े अमीर थे जिसे अलाउद्दीन शासक स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको क्या कर खूब सारे धन लुटाया। और जब ये दिल्ली गया, काफी दिनों तक दिल्ली नहीं गया था ये, कुछ दिनों तक, जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली की जनता को क्या किसने धन लुटाया, और ऑटोमेटिकली क्या कर धन के जरिए इसने अपने आप को सुल्तान घोषित करवा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। आज जलालुद्दीन खिलजी अपना पूरा हो गया है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अभियान पढ़ेंगे, दक्षिण के अभियान, राजस्थान के अभियान, इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था और इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में काफी सारे इसने सुधार किए थे, उस सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 वीडियो जलालुद्दीन, दो या तीन वीडियो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है खिलजियों से, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको कोई सवाल, कोई कमेंट हो तो आप बेसिकली कर सकते हैं। थैंक यू।